बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदा ज़ुहैब एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के ब्लॉग के दो हिस्से होने जा रहे हैं जनाब। एक तो हिस्सा ये कि हम इलेक्शंस पे बात करेंगे, जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, गवर्नमेंट मेकिंग की पॉलिसी है वो स्टिल ऑन द प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और दूसरा हिस्सा ब्लॉग का, उसमें हम बात करेंगे कुछ नाम नहाद जर्नलिस्ट की, कुछ ऐसे लोग के जो मुल्क के बाहर बैठे हैं और पीटीआई के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रहे हैं। एक मशहूर बंदा आदिल राजा, उसकी भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है इलेक्शन हुआ है आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी 2024 और अभी वक्त तकरीबन 10 बजे का है। तमाम के तमाम रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। एक सीट का रिज़ल्ट अभी भी रुका हुआ है वो शायद इलेक्शन वो शायद अदालत ने रोक दिया, बाकी सारे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मेजॉरिटी जो है वो स्टिल पीटीआई के पास ही है। सो पीटीआई से ही आगाज़ कर देते हैं। एक मैन आदमी पीटीआई का, वसीम कादर साहब ने छोड़ी है जी पीटीआई और मरीम नवाज़ के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और नून लीग में शमूलियत का अख्तियार ऐलान कर दिया जनाब ने। और ये जो कादर साहब थे, ये थे हल्का नंबर 121 से ये इलेक्टेड थे और जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, सॉरी। और जनाब ने कल कोई 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ऐलान कर दिया हुआ था। तो इसके बारे में भी एक तो जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया कि ये प्रेशराइज हुए, कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि अगर इन पे कोई प्रेशर वगैरह है तो हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है हमाद अज़हर साहब ने। हमाद अज़हर साहब जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि, बल्कि उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब ये जो हैं अपना वसीम कादर साहब, ये इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है अपने साथ और ये मेरे ख्याल से अब सर उठा के जी नहीं पाएंगे। और जो पैसे इन्होंने लिए हैं वो लेके जनाब ये चले जाएं किसी ऐसे मुल्क कि जहाँ कोई पाकिस्तानी मौजूद ना हो। और ऐसा कोई मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में कि जहाँ कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, तो इनके लिए दुनिया मुश्किल हो जाएगी। ये जनाब हमाद अज़हर साहब का बयान है, इंटरेस्टिंग है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और इस तरह के बयान मुख्तलिफ आएंगे भी और बाकी ये बात सच भी है कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि जो वोट पीटीआई को या लेट्स से कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट को पड़े हैं वो टोटली खान साहब का वोट है। तो आई थिंक उन्हें हिफाजत करनी चाहिए थी इस वोट की। इसके पीछे भी कुछ रीज़न सामने आ रही हैं। इनके बारे में, वसीम कादर साहब के बारे में भी मेरे पास एक इत्तला है कि इन्हें अपने घर से ही उठा लिया गया तकरीबन दिन को किसी वक्त इनको हरेस किया गया, इनको अंडर सुपरविजन रखा गया और इनसे बाकायदा वफादारियाँ तब्दील करवाई गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पैसा लिया गया है। तो इस तरह के वाक़यात सामने, बहरहाल ये ओपनिंग है, ये पहला विकेट जो गिरा दी इन्होंने नून लीग वालों ने। और देखा देखी, क्योंकि पहले ही मुश्किल होता है, पहला या दूसरा आदमी जो होता है वो अगर कोई ऐलान करे तो उसके बाद भेड़ों की तरह काफ़ी पाकिस्तानी अवाम उसके पीछे चल पड़ती है। तो आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे, क्योंकि अभी स्टिल लेट है इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं, वो लेट है। तो उससे पहले पहले काफ़ी देखने में आएगा कि काफ़ी सारे लोग, मज़ीद 3 से 4 आदमियों का ये लेट्स से कि कोई क्लेम किया जा रहा है कि उनको भी जबरी तसलसल में रखा गया है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और नामालूम मकाम पे शिफ्ट कर दिया गया। आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता कि इन खबरों में कितनी सदाकत है या नहीं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। मीनवाइल ये हुआ जी कि पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, एक प्रेस रिलीज़ दी है मोहतरम बिलावल भुट्टो की तरफ से रिलीज़ दी गई कि अगर हम गवर्नमेंट में नून लीग के साथ आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब होंगे। तो ये क्लियर बात है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी का मूड इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप लेने का है। और इवन के जरदारी साहब को प्रेसिडेंटशिप की ऑफ़र की गई, लेकिन वो भी उन्होंने डिक्लाइन कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं बिलावल साहब को, उनकी ख्वाहिश भी है, उन्होंने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का इजहार भी कर चुके वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। तो वो देखना चाहते हैं उसे, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस भी यही हैं
इसमें एक और ख़ास बात की गई कि आधे आधे साल के लिए, लाइक 5 years का ये सिनेरियो होता है, तो 2.5 years फॉर द पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और 2.5 साल तकरीबन फिर अगर PMLN का रहेगा। तो ये भी बातें सामने आई हैं, मुख्तलिफ गठजोड़, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ तज्जिए और तबसरे सामने आए हैं। एक और डेवलपमेंट ये आई है कि लेटली जो गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया है कि हो सकता है कि हम अपनी पार्टी के बजाय, एक नई पार्टी बनाने के बजाय, हम किसी ओल्ड पार्टी में, और मैंने आपसे कहा था कि MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक चांस जो बनता है कि उस पार्टी में चले जाएं, तो वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। बट लगता यही है कि उनकी तरफ से भी एक स्टेप डाउन किया गया कि क्योंकि खान साहब की जो थी हदायत, वो ये थी कि इधर आप गवर्नमेंट बनाएं या इधर आप अपोजिशन में बैठ जाएं, और पॉसिबल भी यही है क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नज़र नहीं आता। फिर कुछ जगहों पे एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को हरास किया जा रहा है, सॉरी PTI के कुछ लोगों को हरास किया जा रहा है, और उन लोगों को कोशिश की जा रही है कि अपने साथ, इसके साथ साथ ये कि कुछ जो कॉल दी थी बैरिस्टर गौहर साहब ने एहतजाज की अगेंस्ट द रिगिंग, तो उसमें भी एक सामने आया कि बड़े जबराना तरीके से उस एहतजाज को रोका गया। बल्कि मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि इन लोगों को कहा गया था कि प्लीज़ स्टेप डाउन, अभी हम किसी तरह का कोई एहतजाज वगैरह आपसे चाहते नहीं है, और हम नहीं चाहते कि आप इस तरह का कोई एहतजाज करें या कुछ सिलसिला। तो काफ़ी पकड़ दकड़ मार कुटाई सामने आई है पुलिस की तरफ से। इसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहूँ तो मेरे पास अपडेट्स जो हैं वो बलूचिस्तान से सबसे ज़्यादा आई हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक एक एहतजाज की फ़ज़ा सामने आ रही है। कुछ काफ़ी सारी शहरात जो बलूचिस्तान में रोड, तकरीबन 20 के करीब जो रोड्स हैं वो क्लोज़ कर दी गई, लोग क्योंकि वहाँ रिगिंग बहुत ज़्यादा हुई है आई गेस, क्यों वहाँ एक तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए गए। पहले ही आपको अगर एक चीज़ पता हो कि किसी किस्म के जलसे जुलूस या 4 आदमियों पे भी पाबंदी लगा दी गई थी कि वो खड़े होकर बात नहीं कर सकते। प्लस वहाँ एक वॉर जोन कुछ एरियाज़ डिक्लेयर्ड हैं, तो वहाँ आपको पता है कि रिगिंग करना ज़्यादा आसान होता है, लोगों की आमदोरफ्त कम होती है, तो आप जो सियासी कारकुनान होते हैं वो उसको वॉच नहीं कर रहे होते एज इट इज़, और फॉर्म 45 भी वो कलेक्ट नहीं कर पाए होंगे। तो वहाँ जो रिगिंग है उसका रेशो भी ज़्यादा होया होगा, और एज वेल एज वहाँ की जो रिगिंग है उसको आप मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता या उसको क्लेम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास कोई रिसोर्स, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि हालात काफ़ी डिफरेंट हैं बलूचिस्तान के। न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तो की गई, बट स्टिल प्रॉब्लम चल रहा है बलूचिस्तान में। हम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने कीमती लोगों की, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर लाहौर में लिबर्टी चौक में एहतजाज किया, तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया पुलिस की तरफ से, शेलिंग की गई, लोगों को पकड़ पकड़ के। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो काफ़ी सारे लोगों को पकड़ के गाड़ियों में डाल के पुलिस की वो ले गए, और हो सकता है आगे जाके छोड़ भी दिया हो। अमूमन यही देखने को मिलता है कि अगर कोई सहाफ़ी उसको फॉलो करता है, कोई स्ट्रीट सहाफ़ी अक्सर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो अमूमन उन लोगों को वापस छोड़ दिया जाता है थोड़े दूर जाके, थोड़ा डिक्टेट करके। वो कोई ऐसी उनके ख़िलाफ़ कोई गिरफ्तारियाँ वगैरह अमल में नहीं आती, क्योंकि आम लोग होते हैं, आम शहरी होते हैं, लोगों के जानने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि बस दे आर द प्रोटेस्टर्स। तो एक पुरअमन जो एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट था उसको रिटेलिएट करने की कोशिश की गई, और ये क्लियरली सामने आया कि PTI को अभी तक भी किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी ऑन द रोड करने की इजाज़त नहीं है, और वो उन लोगों के लिए अच्छा ही है कि वो अपने घर पे रहें। ये कॉल की गई। और रावलपिंडी में जैसे तनवीर राजा साहब अक्यूज़ हुए हैं, सबीहा साहिबा अक्यूज़ हुई हैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे ये कार्य सरकार में, यानी 144 की अगेंस्ट जो इन्होंने कोई तहरीक शरीक चलाई या जांच किया या कुछ तोड़ा ओड़ा, तो उसके ख़िलाफ़ ये तकरीबन 140 लोग, और इसमें ये जो मैन आदमी है मैंने आपको बताया, ये लोग भी, तनवीर राजा साहब और सबीहा साहिबा, ये दोनों भी अक्यूज़ किए गए। इसके साथ साथ कराची में बहुत ज़्यादा रिग्रेशन देखने को मिल रहा है। जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया है इस इलेक्शन को। वो चाहती है कि दोबारा गिनती की जाए, और फॉर्म 45 के हिसाब से मुझे लगता है कि जमात इस्लामी को वोट कम पड़ा है। मुझे लगता है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि PTI के लिए एहतजाज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये हुआ कि PTI के लिए बहुत ज़्यादा वोट आया है कराची से, जो देखने में आया है कि कराची में बहुत ज़्यादा लोगों, लेकिन उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। MQM की जो 17 सीट्स हैं
इसके बारे में हर कोई क्वेश्चन कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे अपने टीवीज़ वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। MQM की जो सीट्स है तो इसमें वो काफ़ी सारी एक परेशानी सामने में आ रही है। और इसमें जमात इस्लामी ने काफ़ी, चूँकि वो अगेंस्ट वहाँ मुत्तहिदा के अगेंस्ट जो एक ग्रुप है वो जमात इस्लामी ही है, स्ट्रॉन्ग समझा जाता है ओवर देयर। बट खामोश जो वोटर था उसने PTI को वोट किया, जो कि काउंट नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ और घोटाला किया गया जो नज़र आ रहा है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं नून लीग की, तो वो भी अपने हथकंडे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उनके ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, कुछ पे हरासमेंट की जा रही है, कुछ को पैसों की ऑफ़र की जा रही है। तो अभी लगता यही है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टूट के नून लीग में शामिल हो जाएंगे और काफ़ी सारी अक्सरियत के साथ नून लीग आ जाएगी। सादा अक्सरियत तो उनको मैं तो नहीं कह सकता कि उन्हें मिली, वो तो PTI को मिली, बट वो एज अ पार्टी स्टैंड नहीं करते। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड पार्टी ही देन फर्स्ट पार्टी हो जाएगी। तो ये था पहला। और दूसरा, मैं आज अब एक बात और मैं आपसे गुजारिश करता चाहूँ कि अभी मैंने ये व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू किया तो जो पहले से मेरे दिमाग में था कि आपको बताऊं कि कुछ लोग जो बाहर बैठ के, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ मैं, आप व्लॉग देख भी रहे होंगे। आपको पता है कि मैं किस लेवल की बात करता हूँ, कहाँ तक जाता हूँ और क्या मेरी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज हैं। और अचानक मैं लेट्स से कि किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता हूँ और एकदम से मैं शेर हो जाता हूँ और एकदम से मैं फ़ौज और आर्मी और उनका नाम लेना और मुख्तलिफ नाम बिगाड़ना और इस तरह की चीज़ें, और मैं खुल के शुरू हो जाता हूँ। तो आई थिंक कि मैं मुनाफिक हूँ और मुझ में ये क्रेडिबिलिटी नहीं थी। यहाँ इस मुल्क में बैठे हुए ये क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ बात कर सकता और मैं वहाँ जाके बात करता। तो दो मुख्तलिफ बातें अगर मैं करता हूँ या मेरी दो मुख्तलिफ आराएँ हैं या चेंज हो जाती है किसी न्यूट्रल जगह पे जाके, तो मेरे हिसाब से मैं मुनाफिक हूँ। मेरी बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। तो कौम को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उन लोगों को कंडेम करें, इन लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुने, क्योंकि ये फॉरेन में बैठे हुए हैं, इन लोगों की फंडिंग्स कहीं और से हैं। आई डोंट नो इनका साथ, मुझे नहीं पता, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता। मसला ये है कि अगर आप मुल्क में बैठ के बात नहीं कर सकते तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप मुल्क से बाहर जाएं और बकवास शुरू कर दें और अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात करें और अपने लोगों के ख़िलाफ़ बात करें। ये कतई तौर पर जायज़ नहीं है, कहीं कहीं भी ये मैनर्ड में नहीं आता, ये लीगल नहीं है। तो इसको स्टॉप कर दिया जाए। उन लोगों से भी गुजारिश यही है कि आप प्लीज़ इसको बंद करें जो आपने ये शुरू किया हुआ है, और अपने लोगों से गुजारिश ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेना बंद करें, ऐसे लोगों को देखना बंद करें। जैसे आदिल राजा हो गए, मुख्तलिफ ये मेजर कर्नल और कुछ इस तरह के नाम रख के ये इन लोगों ने ये सोचा हुआ है। और हो सकता है कोई PMA के रिटायर्ड भी हूँ, एक्स PMA हूँ, बट अगर आप सोचें कि एक आदमी कोई मेजर ही रहा, कैप्टन ही रहा, तो उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है और वो क्या बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को और जितने भी लोग जो सियासतदान यहाँ से भी बाहर जाके बैठे हुए हैं, गिल साहब हैं और इस तरह के लोग जो फजूल किस्म के नाम वगैरह, तो मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ बात आप देखें, जो यहाँ बात कर रहे हैं वो बाहर भी जाके बात करेगा और उसका साथ दें। लेकिन जो इस तरह की जो नाम निहाद और अपने पैसे और अपने नोट छापने के लिए जो हथकंडे जो लोग इस्तेमाल करते हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मेरे हिसाब से इन लोगों पे इनको शर्म आनी चाहिए। लानत है इन लोगों पे कि वो इस तरह की हरकतें करके अपने जस्ट व्यूज़ बढ़ाएं या अपने लिए कोई आसानियाँ पैदा करें। मेरे हिसाब से मुल्क पहले आता है, मुल्क के इदारे पहले आते हैं और हम बाद में आते हैं। ये मेरी अपनी सोच थी। हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ अग्री ना करें, बट लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें। मेरे पास तो अभी तक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बूस्ट कर सकूँ अपना चैनल। तो प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं उस रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।